दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प और सीरियस एपिसोड 394 इसी चैनल पर अपलोड है। वो लॉन्ग एपिसोड है, लाजमी देखो। माजू का ऑपरेशन और आंटी फरहत और सानिया से मुलाकात, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चलते हैं आज की मज़ेदार एपिसोड की तरफ। सानिया चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोली, अब इस वक्त कहाँ हैं? मैंने चारों अतराफ नजर डालकर लोकेशन बताने लगा। सानिया बोली, अब मैन गेट नंबर 1 पर जाकर रुकी, मैं वहीं आ रही हूँ। मैंने शुक्रिया कहकर कॉल बंद कर दी। बाहर निकला तो गार्ड्स जो गाड़ियों में बैठे हुए थे, मुझे देखते ही जल्दी से गाड़ियों से बाहर निकलने लगे, तो मैंने इशारे से उन्हें गाड़ियों में बैठे रहने का कहा। उनके पास से गुजरते हुए उनका हाल अहवाल पूछने के बाद माजू के बारे में मुख्तसर बात करके मैं मैन गेट नंबर 1 की तरफ चल पड़ा। गेट से बाहर निकलकर मैं खड़ा होकर सानिया का इंतजार करने लगा। मेडिकल स्टोर सड़क क्रॉस करके बिल्कुल सामने ही थे। मेडिकल स्टोर्स का इतना कम फासला देखकर सानिया को साथ ले जाने का मकसद पूरा होता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि जो मेडिसिन लेने जा रहा था वो तो रात से शुरू करवानी थी, जिसमें अभी 3 घंटे पड़े थे। इसलिए मैं सानिया के साथ थोड़ा टाइम गुजारना चाहता था ताकि इसकी फीलिंग को समझ सकूं। मैं सानिया को कॉल करके इसके बताए हुए पते की तरफ रवाना हो गया। शादी को माजू के पास छोड़ आया था और गार्ड्स को अपने साथ ले लिया था। वैसे भी अभी माजू को आराम की जरूरत थी और शादी इसके साथ था, इसलिए मेरी वहां मौजूदगी की ज्यादा जरूरत नहीं थी। अस्पताल से निकलते हुए मैंने सोचा कि सानिया ने मुझे बुलाया है तो शायद वो वाकई मुझ में दिलचस्पी रखती है, फिर शायद वो मेरी गाड़ी और पैसे देखकर मुतवज्जे हुई है। आंटी फरहत ने भी इसके बारे में कुछ ऐसा ही बताया था। कुछ देर में मैं सानिया के बताए हुए पते पर पहुंच गया। मैंने गाड़ी रोकी तो सानिया पहले से ही वहां खड़ी थी। इसने एक खूबसूरत हल्के नीले रंग का सूट पहना हुआ था और इसके बाल खिले हुए थे। मुझे देखते ही वो मुस्कुरा कर गाड़ी की तरफ बढ़ी। मैंने दरवाजा खोलकर इसे अंदर बैठने का इशारा किया। सानिया अंदर बैठी तो इसके जिस्म से उठने वाली खुशबू ने गाड़ी का माहौल बदल दिया। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा, वाह, अब तो बहुत अच्छी लग रही है। सानिया ने शोखी से कहा, ये तो आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे बुलाया, वरना मैं तो सोच रही थी कि शायद अब भूल गए हैं। मैंने कहा, भूलना कैसे, आपका नंबर तो मेरे पास है। सानिया मुस्कुराई, चुल्लू फिर चली। मैंने कहा, कहाँ चलना है? सानिया बोली, मेरा दिल कर रहा है कि कहीं बैठकर आपसे बातें करूं। आपको कोई एतराज तो नहीं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, एतराज कैसे, आपकी तो मर्जी है। सानिया ने एक आइसक्रीम पार्लर का नाम बताया जो शहर के मशहूर इलाके में था। मैंने गाड़ी वहां की तरफ मोड़ ली। रास्ते में सानिया मेरे साथ बातें करती रही। वो बहुत शौक और चंचल थी और इसकी बातें सुनकर मुझे मजा आ रहा था। मैंने सोचा कि शायद वो वाकई में एक अच्छी लड़की है, मगर फिर मुझे आंटी फरहत की बातें याद आ गईं। आइसक्रीम पार्लर पहुंचकर हमने एक कोने की मेज पर बैठ गए। सानिया ने चॉकलेट आइसक्रीम ऑर्डर की और मैंने वैसा ही। आइसक्रीम आई तो सानिया ने मजे से खाना शुरू कर दिया। बातों के दौरान सानिया ने मेरे बारे में बहुत कुछ पूछा, मेरे कारोबार के बारे में, मेरे घर के बारे में, मेरे दोस्तों के बारे में। मैंने भी इसे मुख्तसर जवाब दिए। मैं चाहता था कि वो खुद को खोले, इसलिए मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए। कुछ देर बाद सानिया बोली, आपको पता है, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा, मुझे भी। सानिया ने आंखों में चमक के साथ कहा, क्या आप रात को मेरे पास आ सकते हैं? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा, रात को? सानिया मुस्कुराई, हाँ, रात को। मेरा दिल कर रहा है कि आपके साथ कुछ वक्त गुजारूं। मैंने सोचा कि शायद वो वाकई में दिलचस्पी रखती है, फिर वो मुझे टेस्ट कर रही है। मैंने कहा, देखते हैं, अगर वक्त मिला तो जरूर आऊंगा। सानिया बोली, आप आएगे ना? मुझे यकीन है कि आप आएगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, देखते हैं। आइसक्रीम खत्म करने के बाद मैंने बिल अदा किया और हम बाहर आ गए। मैंने इसे इसके फ्लैट तक छोड़ दिया। रास्ते में इसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, आज रात जरूर आना, मैं इंतजार करूंगी। मैंने कहा, देखते हैं। सानिया गाड़ी से उतरी और फ्लैट में चली गई। मेरे जहन में कई ख्यालात आ रहे थे। सानिया बज़ाहिर तो बहुत अच्छी लग रही थी, मगर आंटी फरहत की बातें मुझे परेशान कर रही थीं। कहीं वो वाकई में लालची तो नहीं? कहीं वो मुझे अपने जाल में फंसाना तो नहीं चाहती? मैंने गाड़ी अस्पताल की तरफ मोड़ ली। अस्पताल पहुंचकर मैं कमरे में दाखिल हुआ तो शादी माजू के पास बैठा था। माजू सो रहा था। शादी ने मुझे देखकर कहा, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैंने कहा, बस एक दोस्त से मिलना था। शादी ने चौंक कर कहा, दोस्त? लाहौर में?
मैंने कहा, हाँ, एक पुरानी जान पहचान है। शादी ने मशकूक नजरों से मुझे देखा, कौन सी जान पहचान? मैंने कहा, बाद में बताता हूँ, पहले माजू का कुछ बताओ कैसा है। शादी बोला, सब ठीक है। डॉक्टर आकर गए थे, कल सुबह एक और टेस्ट करना है। शाम का टाइम हो चुका था और अंधेरा छा रहा था, तब मैंने शादी कहा, मैं कुछ देर शहर का चक्कर लगा कर आता हूँ। शादी ने चौंक कर कहा, रात को? कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, बस एक जरूरी काम है। शादी ने मुझे घूरते हुए कहा, खबरदार, कोई गलत हरकत मत करना। मैंने हंसते हुए कहा, फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा। कमरे से निकलकर मैंने सोचा कि अब सानिया के पास जाना है। नहीं, मीरदल कह रहा था कि वहां जाना चाहिए, मगर अक्ल कह रही थी कि मोहतात रहना चाहिए। आखिरकार मैंने फैसला किया कि चुल्लू देखते हैं क्या होता है। मैंने गाड़ी सानिया के फ्लैट की तरफ मोड़ दी। शादी से बड़ी मुश्किल से इजाजत लेकर मैं सानिया से मिलने के लिए निकलने ही वाला था कि मोबाइल की बेल बजी। नंबर देखा तो आंटी फरहत का था। मैंने कॉल अटेंड की तो दूसरी जानिब से आंटी फरहत की भरी हुई आवाज आई, यासिर भूल गए हो, आज रात मिलने का प्रोग्राम था। मैंने सर खुजाते हुए कहा, नहीं तो कैसे भूल सकता हूं, मगर आपने तो मुझे अपने फ्लैट का एड्रेस नहीं बताया। आंटी फरहत हंसी, ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई। सुनो, मेरा एड्रेस नोट करो, प्लाट नंबर 12, ब्लॉक डी, मॉडल टाउन। मैंने एड्रेस नोट कर लिया तो आंटी फरहत बोली, और सुनो यासिर, आपके लिए मैं लाहौरी बिरयानी बना रही हूं, बाहर से कुछ ना खाकर आना वरना मेरा दिल टूट जाएगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी ठीक है, आपकी बिरयानी का तो कोई मुकाबला नहीं। मैं अभी कुछ काम से निकल रहा हूं, 1 घंटे में आपके पास पहुंच जाऊंगा। आंटी फरहत बोली, ओके, जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी। कॉल बंद करके मैंने गाड़ी का रुख सानिया के फ्लैट की तरफ कर दिया। कुछ ही देर में मैं सानिया के फ्लैट के सामने गाड़ी रोक कर बाहर निकला। मैं सीधा ऊपर चला गया। दरवाजे की घंटी बजाई तो सानिया ने दरवाजा खोला। इसने एक खूबसूरत चमकदार लिबास पहना हुआ था और इसके बालों में एक फूल सजा हुआ था। वो वाकई में बहुत अच्छी लग रही थी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो इसने मुझे बैठने का कहा और खुद मेरे सामने बैठ गई। इसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी खुशी का इंतजार कर रही हो। सानिया बोली, यासिर, आपने तो मुझे बहुत इंतजार करवाया है। मैं सोच रही थी कि शायद आप नहीं आएंगे। मैं मुस्कुराते हुए बोला, आपकी दावत को कैसे ठुकरा सकता था। सानिया शोखी से बोली, चुल्लू, पहले कुछ पी लो। ये सुनते ही मेरी शैतानी सोच घूम गई और मैं इसके हिस्न की तरफ देखने लगा। मेरी नजरों का पीछा करती इसकी नजर ने मुझे देख लिया था, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, कुछ भी चलेगा। सानिया ने 2 गिलास जूस ले आई और मेरे सामने रख दिए। फिर वो मेरे करीब बैठ गई और बातें करने लगी। बातों के दौरान ही मैंने कहा, तुम अकेली रहती हो क्या उधर? तो सानिया ने कहा, नहीं, हम उधर और भी हैं, मगर मेरे साथ वाली अभी ड्यूटी पर है, वो सुबह ही आएगी। ये सुनते ही मैंने शुक्र किया कि वरना खाली चक्कर ही पड़ना था। चुल्लू, अब कुछ उम्मीद है कि सानिया की सैर हो जाएगी। सानिया बगैर दुपट्टा के ही मेरे सामने घूमती फिर रही थी और मुझे तरसा रही थी। वो तो मैंने ही पहल की और इसका हाथ पकड़कर कहा, अब क्या ख्याल है? सानिया की आंखें बता रही थीं कि वो भी मुझसे ज्यादा तरस रही थी। मैं उठने लगा तो मुझे पकड़कर बोली, किधर जा रहे हो, बैठो। इसने जैसे ही मुझे पकड़ा मेरे जिस्म में करंट दौड़ गया और हमारा शो शुरू हो गया। कुछ देर बाद सानिया बोली, यासिर, अपने जो आज मजा दिया है, ऐसा मजा मुझे कहीं से नहीं मिला। मजीद कुछ देर हम बातें करते रहे। सानिया ने अपने बारे में बहुत कुछ बताया, अपनी नौकरी के बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में। आधा घंटा यूं ही गुजर गया। फिर मुझे आंटी फरहत की याद आई। मैंने उठते हुए कहा, सानिया, मुझे अभी जाना है, कुछ जरूरी काम है। सानिया ने उदास होकर कहा, इतनी जल्दी? मैंने कहा, हाँ, मुझे एक पुरानी जान पहचान से मिलना है। सानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, फिर कभी मिलेंगे। मैंने इसे अलविदा कहा और वहां से निकल गया। अब आंटी फरहत की तरफ जाना था। मैंने गाड़ी इसके बताए हुए पते की तरफ मोड़ दी। कुछ देर में मैं मॉडल टाउन पहुंच गया। आंटी फरहत का फ्लैट 4थी मंजिल पर था। मैं लिफ्ट में सवार होकर ऊपर गया। दरवाजे की घंटी बजाई तो आंटी फरहत ने दरवाजा खोला। इसने भी खूबसूरत लिबास पहना हुआ था और इसके चेहरे पर खुशी थी। आंटी फरहत बोली, अंदर आओ, बिरयानी तैयार है। मैं अंदर दाखिल हुआ तो बिरयानी की खुशबू ने पूरे फ्लैट को मुअत्तर कर दिया था। आंटी फरहत ने मुझे बैठने का कहा और खुद बिरयानी लाकर मेरे सामने रख दी। मैंने बिरयानी खाना शुरू कर दी। वाकई में बहुत मजेदार थी। खाने के दौरान आंटी फरहत मेरे साथ बातें करती रही। आंटी फरहत मुस्कुराई, तुम बहुत अच्छे हो यासिर, अपने दोस्तों के लिए इतना कुछ करते हो। मैंने कहा, दोस्त तो हैं, तो मैं यहां तक पहुंचा हूं। साथ ही मुझे माजू का इंडिया वाला सफर याद आने लगा।
आंटी फरहत ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, और क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूं? मैंने इसकी तरफ देखा, अब तो बहुत खास हैं। आंटी फरहत मुस्कुराई और मेरे करीब बैठ गई। इसकी आंखों में एक खास चमक थी जिसे मैं पहचानता था। मैं बिरयानी खा रहा था कि आंटी फरहत की नज़रें मुझ पर जिमी हुई थीं। इसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखकर हल्का सा दबाया। यासिर, तुम बहुत बदल गए हो। पहले से ज्यादा हैंडसम और पूरी तरह एक मर्द बन गए हो। मैं मुस्कुराते हुए बोला, आंटी अब भी तो वैसी की वैसी हैं। वक्त ने अब पर कोई असर नहीं डाला। आंटी फरहत ने शोखी से कहा, आंटी मत कहो मुझे। इतना तो फर्क कर लो कि मैं तुम्हारी उम्र की हूं। मैंने इसका हाथ पकड़कर कहा, ओके फरहत, अब ठीक है। वो मुस्कुराई और मेरे करीब आकर बैठ गई। इसका जिस्म मेरे साथ चिपक गया और मैंने इसके वजूद की गर्मी को महसूस किया। इसने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। यासिर, बहुत दिनों बाद अकेले मिले हैं। तुम्हारा साथ बहुत याद आया था। मैंने इसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मुझे भी। मगर तुम तो अचानक गायब हो गई थीं। कोई बताने वाला भी नहीं था। आंटी फरहत ने आह भरी, मजबूरी थी यासिर। मुझे यहां आना पड़ा। मगर अब तुम आ गए हो तो फिर कोई शिकायत नहीं। मैंने इसका चेहरा अपनी तरफ किया और इसकी आंखों में देखा। वो आंखें जो कभी मुझे पागल कर देती थीं, आज भी वैसी ही थीं। वो एकदम से मेरे बाजुओं में सिमट गई। इसके होंठ मेरे होंठों का जवाब दे रहे थे। हम दोनों वहां लेट गए, एक दूसरे के वजूद में गुम। इसके हाथ मेरे बालों में थे और मेरे हाथ इसकी कमर पर। कुछ देर बाद मैंने अपने आप को इससे अलग किया और इसके चेहरे को देखा। इसकी आंखों में खुमार था और होंठों पर मुस्कुराहट। यासिर, तुम्हें पता है कि आजकल मैं यहां बहुत दूर होती हूं। कोई अच्छा साथी नहीं। मैंने कहा, अब मैं आ गया हूं ना, तो फिर बूर कैसे होगी? वो मुस्कुराई, ये तो ठीक है, मगर तुम तो अपने दोस्तों के साथ मसरूफ रहोगे। मैंने इसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे लिए तो वक्त निकालूंगा ही। इसी दौरान मेरे मोबाइल की बेल बजी। मैंने नंबर देखा तो सबीहा खातून का था। मैंने कॉल अटेंड की तो सबीहा खातून की जानी पहचानी आवाज आई, यासिर, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, बस एक दोस्त के पास हूं। आप सुनाई, कैसी हैं? सबीहा खातून बोली, मैं तो ठीक हूं, मगर आज कुछ खास है। मैंने चौंक कर कहा, क्या खास है? सबीहा खातून ने शोखी से कहा, मैं भी लाहौर आई हूं। तुम्हारे साथ पुराने बंगले पर रंग रलियां मनाने को बहुत दिल कर रहा है। मेरी तो सांस रुक गई। सबीहा खातून भी लाहौर? ये क्या हो रहा है? एक तरफ आंटी फरहत, दूसरी तरफ सानिया, और अब सबीहा खातून। मैंने खांस कर कहा, सबीहा खातून अब संजीदा हैं? वो हंसी, बिल्कुल संजीदा हूं। कल सुबह मैं लाहौर पहुंच रही हूं। तुम अपने दोस्त का ऑपरेशन मुकम्मल करो, फिर हम मिलते हैं। पुराने बंगले पर हम दोनों को बहुत कुछ याद है। मैंने सोचा कि अब क्या करना है। एक तो माजू का ऑपरेशन, दूसरी तरफ उन औरतों का जाल। मगर मैंने हिम्मत करके कहा, जी ठीक है, कल मिलते हैं। सबीहा खातून बोली, ओके, कल फोन करूंगी। कॉल बंद करके मैंने आंटी फरहत की तरफ देखा। वो मेरी तरफ देख रही थी। कौन था? मैंने कहा, एक बहुत अच्छी दोस्त है, कल लाहौर आ रही है। आंटी फरहत ने चौंक कर कहा, दोस्त? कौन सी दोस्त? मैं मुस्कुराते हुए बोला, बहुत पुरानी दोस्त है। आंटी फरहत ने कुछ सोचा मगर फिर मुस्करा कर कहा, चुल्लू, ठीक है, कल देखेंगे। मैंने उठते हुए कहा, अब मैं चलता हूं। माजू को देखना है और शादी भी वहां मौजूद है। आंटी फरहत ने मुझे गले लगाया, ओके, कल मिलते हैं। मैंने इसे अलविदा कहा और वहां से निकल गया। रास्ते में मेरे ज़हन में कई ख्यालात थे। एक तरफ माजू का ऑपरेशन, दूसरी तरफ उन औरतों का जाल, और तीसरी तरफ सबीहा खातून का लाहौर आना। अस्पताल पहुंचकर मैं कमरे में दाखिल हुआ तो शादी और माजू मौजूद थे। माजू जाग रहा था। शादी ने मुझे देखकर कहा, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैंने कहा, आंटी फरहत से मिलना था। शादी ने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा, वो तुम्हारी जान नहीं छोड़ती अब भी वो? मैं मुस्कुराते हुए बोला, चुल्लू, तुम भी। माजू ने बीच में बोलना शुरू किया, यासिर, कल मेरा ऑपरेशन है। मैंने इसका हाथ पकड़कर कहा, ठीक हो जाओगे, परेशान ना हो। शादी बोला, और हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। माजू की आंखों में आंसू आ गए, तुम लोग बहुत अच्छे हो। मैंने कहा, ये तो दोस्तों का फर्ज है। कुछ देर हम तीनों बातें करते रहे। सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई तो मैं पहले से ही बेदार था। आज का दिन बहुत अहम था। माजू का ऑपरेशन था। कल रात सानिया के साथ गुजारे लम्हात मुझे बार बार याद आ रहे थे, मगर आज वो नजर नहीं आ रही थी। शायद इसकी तबीयत खराब हो गई थी। अस्पताल पहुंचा तो शादी पहले से ही वहां मौजूद था। इसका चेहरा फिक्रमंद था। मैंने इसका कंधा थपथपा कर कहा, फिक्र मत करो, सब ठीक होगा।
शादी ने गहरी सांस लेकर कहा, अल्लाह करे ठीक हो जाए। माजू को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। डॉक्टर ने हमें बताया कि ऑपरेशन तकरीबन 3 घंटे चलेगा। हम दोनों वेटिंग रूम में बैठ गए। वक्त बहुत आहिस्ता गुजर रहा था। अचानक एक नर्स ने आकर बताया कि माजू को बिल की जरूरत है और अस्पताल में इसका बिल ग्रुप नहीं है। मैं और शादी दोनों ने बिल देने की पेशकश की, मगर हमारा बिल ग्रुप मैच नहीं कर रहा था। तभी मेरे साथ आया हुआ एक गार्ड आगे बढ़ा और बोला, साहिब जी, मेरा बिल ग्रुप वही है जो आपको चाहिए। मैंने हैरानी से इसकी तरफ देखा, क्या तुम बिल दे सकते हो? गार्ड ने कहा, जी साहिब जी, मैंने कभी बिल नहीं दिया, मगर माजू के लिए जान भी दे दूंगा। मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने इसका कंधा थपथपा कर कहा, चुल्लू। गार्ड ने बिल दिया और माजू को ट्रांसफ्यूजन किया गया। 3 घंटे का इंतजार बहुत लंबा था। आखिरकार ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे खिले और डॉक्टर बाहर आया। इसके चेहरे पर थकावट थी, मगर आंखों में खुशी चमक रही थी। डॉक्टर ने हाथ में पकड़ी एक प्लेट में गोली रखी हुई थी, वो गोली जो माजू की रीढ़ की हड्डी से निकाली गई थी। डॉक्टर ने कहा, ये रही वो गोली जो माजू की रीढ़ की हड्डी में थी। ऑपरेशन कामयाब रहा है। अब माजू जल्द ठीक हो जाएगा। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। माजू को अभी बेहोशी की हालत में वार्ड में लाया गया। इसका चेहरा सफेद था। इसी दौरान आंटी फरहत कमरे में दाखिल हुई। इसके हाथ में एक बड़ा सा टिफिन था। मैं लाहौर का बेहतरीन नाश्ता लेकर आई हूं। तुम दोनों ने अभी तक कुछ नहीं खाया होगा। शादी ने कहा, आपका बहुत शुक्रिया बाजी, हमें तो भूख ही नहीं थी। आंटी फरहत ने खाना खोलकर हमारे सामने रखा। आंटी फरहत ने माजू की तरफ देखकर कहा, वो कब तक बेहोश रहेगा? डॉक्टर ने कहा, अभी 2-3 घंटे लग सकते हैं, इसके बाद वो होश में आ जाएगा। नाश्ता करने के बाद आंटी फरहत वहां से चली गई।